सीमा और छोटी सी बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से झोपड़ी के घर में रहता है। वे आपस में बेहद खुश होते हैं। भले ही कन्हैया की आर्थिक स्थिति कुछ खास ठीक नहीं थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कहता है, देखना तुम, इस दिवाली में मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन और चेन बनवाऊंगा और पिंकी के लिए छोटी सी पायल और सुंदर सी गुलाबी फ्रॉक। कन्हैया और उसकी पत्नी का भगवान में बहुत विश्वास था। कोई भी काम शुरू करने से पहले वे गणेश जी के सामने दीपक जरूर जलाते। इस बार कन्हैया ने कहा, भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि करेले की खेती करूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। करेला तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखिएगा, करेले की खेती बहुत अच्छी होगी। माँ लक्ष्मी और गणेश अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। कन्हैया अपने खेतों में जाता है। उसने पहले शलगम की खेती की होती है। शलगम की अच्छी पैदावार होती है। वह सारे शलगम को हटा के इस बार मिट्टी की बढ़िया से खुदाई करता है। पूरे खेत में करेले के बीज बोता है। निरंतर उन्हें पानी और खाद देता है। कुछ ही समय में उसके खेतों में छोटे छोटे करेले के पौधे उगाते हैं। कन्हैया अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है। कड़ी धूप में पौधों का ध्यान रखता है और उन्हें पानी भी डालता है और उसकी मेहनत का परिणाम भी मिलता है। उसके पूरे खेतों में हरे हरे गुच्छे भर के हरे करेलों की पैदावार होती है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसलें आई हैं, कितने बड़े बड़े करेले हैं। करेला तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी इस बार किसानों ने सेब, केला और टमाटर तो उगाए हैं। लगता है करेले की फसल सिर्फ मेरी ही है। अरे देखो तो सही, कितने बढ़िया किस्म के करेले हैं। कन्हैया अपनी करेले की फसलों को देखकर फूला नहीं समाता। फिर खुशी खुशी अपने घर आता है। भाग्यवान, तुमने ठीक कहा था। माँ लक्ष्मी और गणेश जी अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। लगता है इस बार दिवाली में मैं तुम्हारे लिए चेन और पिंकी के लिए पायल जरूर खरीदूंगा। सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर कन्हैया अपनी पत्नी सीमा के साथ करेले के खेत में जाता है। दोनों पति पत्नी कड़ी धूप में बांस की एक टोकरी में एक एक करके सारे करेले को इकट्ठा कर लेता है। अरे वाह, करेले तो बहुत ही अच्छे हैं। देखना आप, बाजार में इनकी खूब ही अच्छी कीमत मिलेगी। ऐसा कहकर सीमा घर की तरफ चली जाती है और इधर कन्हैया करेलों से भरी हुई टोकरी को गांव के बाजार में लेकर आता है। उसके पास बड़ा ठेला तो नहीं, लेकिन टोकरी के ही करेले इतने गुणवत्ता और पौष्टिकता से भरपूर होते हैं कि आसपास के कारीगर और गांव के व्यापारी, औरतों और सरपंच और साहूकार उससे अच्छे दामों पर केले खरीद लेते हैं, जिससे उसे बढ़िया मुनाफा भी मिलता है। वह अपने खेत में आता है और अपने करेले की फसलों को प्यार से सहलाता है। घर में आकर तीनों भगवान गणपति की पूजा अर्चना करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। आरती खत्म होने के बाद कन्हैया अपनी पत्नी को सोने की चेन देता है। बेटी पिंकी के लिए छोटी सी प्यारी सी पायल भी लेकर आता है। अरे देखो तो सही, हमारी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। अपने सोने के झुमके, कंगन और चेन पहनकर सीमा बहुत खुश होती है कि तभी जलनखोर पड़ोसी पुष्पा आती है। अरे ये क्या सोने की चेन है? हाँ, इन्होंने मुझे बनवा कर दी है। वो क्या है ना, करेले की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कैसा लग रहा है मेरा चेन और ये झुमका और ये कंगन? हाँ, अच्छा तो है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। चाची ये देखो, पिताजी मेरे लिए छोटी सी पायल भी लेकर आए हैं। अरे वाह, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, पुष्पा का पति बिरजू भी उसी की तरह धूर्त होता है। यूँ तो सामने से वह कन्हैया से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराइयां भी करता है। बिरजू और कन्हैया के खेत आसपास ही होते हैं। बिरजू बहुत ही घमंडी और चतुर होता है। बिरजू अपने खेतों में फसल की देखभाल ना कर दिन भर खटिया ही तोड़ता रहता है। एक दिन कन्हैया बिरजू की पत्नी से कहता है, अरे भाभी जी, वो क्या है ना, फसल कटाई का समय हो गया है। अगर आप बिरजू से कह देती कि वो मेरे साथ चलता। हाँ, आप जाइए, मैं इनको भेजती हूँ। अरे आपको तो पता है, दिन भर आराम करते रहते हैं। मैं अभी जाकर उनको खेत की तरफ भेजती हूँ। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। पुष्पा को बड़ा ही गुस्सा आता है। वह गुस्से में बिरजू के पास जाती है। तुम बस खटिया तोड़ते रहो। कुछ पता भी है, कल मैं सीमा के घर गई थी। उसके पति ने उसे नए झुमके, कंगन और बालियां भी बना कर दी है, और तुम बस दिन भर पड़े रहते हो। ना खेत जाना है, ना फसलों की देखभाल करनी है, ना समय पर कटाई करनी है। अरे वो कन्हैया आया था फसलों की कटाई करने
चाहिए थी उसे, लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ सोने से, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तक मेरे लिए कुछ भी सोने का गहना नहीं बनवाया है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे पास एक कमाल की तरकीब है, तुम बस देखती जाओ। ऐसा कह के बिरजू अपने खेतों में जाता है और वहाँ के 4-5 बदमाशों को इकट्ठा करता है। देखो भाई, ये दिख रहा है वो जो थोड़ी सी दूर पर कन्हैया के खेत है। तुम्हें उन खेतों की फसलों को बर्बाद करना है। अपने साथ चाकू, तलवार और लाठियां ले लो और इसकी सारी फसल को रौंद दो। ऐसा ही होता है। वह बदमाश रात के अंधेरे में आते हैं, सारे करेले की फसलों को तहस नहस कर देते हैं। अंधेर रात का समय होता है, आसपास कोई भी नहीं होता। इसी मौके का फायदा वे बदमाश उठाते हैं और देखते ही देखते कन्हैया की सारी फसलों को काट के बर्बाद कर देते हैं। इधर कन्हैया इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान रहता है। वह हर रोज की तरह नहा धोकर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ गणेश जी, लक्ष्मी जी की आराधना करता है। जब दोनों पति पत्नी करेले की फसलों को इकट्ठा करने आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये फसलें कहाँ गई? हाँ भाग्यवान, मैंने कल ही तो देखा था, लहलहाती फसलें थी और अभी कुछ भी नहीं। मुझे लगता है बदमाशों ने हमारी सारी फसलों को काट दिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों पति पत्नी दुखी होकर अपने घर आते हैं। कन्हैया इन सब से बेहद टूट जाता है। भाग्यवान, तुम्हें पता है मैंने कड़ी मेहनत की थी, धूप में नंगे पांव फसलों को पानी दिया, इतनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, मिट्टी को खोदा। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं थक गया हूँ, मैं अब खेती नहीं करूँगा। बेचारा कन्हैया इसी सदमे में बिस्तर पकड़ लेता है। पत्नी और बेटी उसकी बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन वह सब बेइलाज होता है। घर की बची खुची जमा पूंजी सारी कन्हैया की दवाइयों में लग जाती है। आखिरकार सीमा अपने खेतों पे वापस जाने का फैसला करती है। सीमा अपनी बेटी के साथ खेतों में जाती है, जहाँ पर सारी फसलें रौंदी हुई होती है। सारी करेले की खेती बर्बाद हो चुकी होती है, इधर उधर बिखरी होती है। माँ, खेतों का तो बहुत बुरा हाल है, तुम अकेले सब कुछ कैसे ठीक करोगी? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नहीं, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ऐसा कहने के बाद पिंकी अपने पिता की देखभाल करती है। माँ जो भी सुबह खाना पका कर जाती है, पिंकी वह अपने पिता को खिलाती है, दवाइयाँ देती है। तो इधर सीमा ने वापस खेती करने के बारे में सोच लिया होता है। वह जल्दी से फिर से करेले के बीजों को खेतों में बोती है। देखते ही देखते कुछ ही समय में छोटे छोटे करेले के पौधे आ जाते हैं। सीमा हार नहीं मानती। बारिश, तूफान, तेज धूप और गर्मी में चुनौतियों का सामना करके आखिरकार अपने खेतों में फसलों को उगा ही लेती है। समय पर पानी डालना, बराबर मात्रा में खाद डालना और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसके सारे खेतों में अच्छे किस्म के करेले उगते हैं। करेले लंबे भी होते हैं और गोल भी। इस तरह के अद्भुत करेले की बेलों को देखकर सीमा बहुत खुश होती है। चारों तरफ से बड़े बड़े मोटे ताजा पौष्टिक करेले होते हैं। वे धीरे धीरे टोकरी में करेलों को रख लेती है। इनसे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा, थोड़ी बहुत दवाई और घर का अनाज तो आ ही जाएगा। ऐसा सोचकर वह करेलों को इकट्ठा करती है। पहली बार इतने दिनों बाद घर में खीर बनी होती है, क्योंकि उसके पास दूध के पैसे तो नहीं होते। वह सारा खाना पकाने के बाद अपने पति कन्हैया को खाना खिलाती है। देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। पता है आपको, जो मैंने करेलों की खेती की थी ना, उसमें गोल गोल लंबे सुनहरे करेले निकल कर आए हैं। देखना, हमारे हालात फिर से ठीक होंगे। माँ लक्ष्मी और गणेश जी हम पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। अब मैं पिंकी के साथ जाकर उन सभी को बाजार में बेच कर आती हूँ। इधर पिंकी अपने पिता को खाना पीना खिलाकर अच्छे से दवाई देकर घर में सुला देती है और अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। बाजार में एक तरफ आलू, गोभी, टमाटर और शिमला मिर्च और दूसरी तरफ सीमा के पौष्टिक हरे हरे गोल और लंबे अच्छे किस्म के करेले। उसके करेले देखकर आसपास के लोग उसके पास आते हैं। ग्राहकों की लाइन लग जाती है, कोई 2 किलो तो कोई 5 किलो। किसी को करेले के भरते बनाने होते हैं, तो किसी को अचार, तो किसी को सब्जी, तो किसी को सूप। इस तरह उसके सारे करेले बिक जाते हैं और उसके पास अच्छी खासी रकम भी आती है। सीमा बिना समय गवाए हुए
पास के ही केमिस्ट के दुकान पे जाती है। वहाँ से सारी दवाइयाँ और ताकत की कुछ चीजें भी खरीद लेती है। उन सभी चीजों को पानी में मिलाकर अच्छे से खाना पका लेती है और उस दवाई को अपने पति कन्हैया को खिलाती है। देखते ही देखते कन्हैया की हालत में सुधार आता है। सीमा घर का काम निपटाकर जल्दी से खेतों में आती, टोकरी भर के अच्छे और स्वादिष्ट करेलों को तोड़ती, उन करेलों को लेकर बाजार जाती। उसके करेले अब प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि उसके जैसे हरे भरे और पौष्टिक केले बाजार में किसी के पास भी ना थे। इसीलिए उसके करेलों की बहुत ही अच्छी बिक्री होती। दोनों माँ बेटी की जोड़ी जहाँ सुबह 9 बजे निकलते, वहीं रात के 10 बजे घर आते। मुनाफा बहुत अच्छा होने लगा। इधर कन्हैया भी पहले से बेहतर हो गया। उसमें जान आई, हिम्मत आई। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने खेतों पर वापस गया। उसने देखा कि खेत में फसलें बहुत ही अच्छी है, स्वादिष्ट बड़े बड़े और ताज़ा करेले हैं। सीमा के साथ मिलकर उसने करेले के और बीजों को बोया। दोनों ने कड़ी मेहनत की, छोटे छोटे पौधे भी निकल कर आए और आखिरकार एक बार फिर से कन्हैया के खेतों में बड़े बड़े पौष्टिक करेलों की बेलें निकल कर आई। एक करेले की बेलों में कम से कम 15 से 20 करेलों के गुच्छे लटके रहते, सभी वजनदार और भारी भारी, मोटे और रसीले। दोनों पति पत्नी ने बांस की टोकरी में सारे फसलों से करेलों को अलग किया। भाग्यवान, तुमने कर दिखाया। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। मैं तो थक हार गया था। अरे आप और मैं अलग थोड़ी ना है, ये हमारी ही मेहनत है। इधर कन्हैया अपने स्वादिष्ट करेलों को लेकर बाजार पहुंचता है। आसपास के मंडी के कारीगर भी उससे करेले खरीदते हैं। अरे वाह भैया, तुम्हारे जैसे करेले ना पूरे बाजार में किसी के पास नहीं है। एक काम करना, मेरे लिए 10 किलो तोड़ देना। कन्हैया आसपास के गांव में भी टोकरी भर के गोल गोल लट्टू जैसे करेले भरकर लेकर जाता। उसके करेलों को देखकर ग्राहक खुद ब खुद आ जाते और आसपास के लोग भी अच्छे दामों पर उससे करेले खरीदते। अच्छी बात तो ये थी कि जब भी वह अपने करेलों की बेल से करेले तोड़ता और नए बीज डालता, पल भर में ही अच्छे स्वादिष्ट करेले निकल कर आ जाते और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। जल्दी उसने गणेश जी की बढ़िया सी प्रतिमा खरीदी, नए घर में गृह प्रवेश किया। बेटी पिंकी के लिए नई गुलाबी फ्रॉक भी लेकर आया। पत्नी के लिए सोने की चेन, अंगूठी, झुमकी और कंगन भी बनवाए। ये देखो पिंकी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी माँ, बिल्कुल सुंदर। कन्हैया को उसके व्यापार में बहुत तरक्की मिली। जल्दी उसने गांव में पक्का सा आलीशान मकान बनवाया। बेटी का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवाया। तो इस तरह जादुई करेले की फसलों ने कन्हैया की जिंदगी बदल दी। वह अपनी पत्नी सीमा और पिंकी के साथ खुशी खुशी अच्छे आलीशान घर में जिंदगी बिताने लगा। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।